हेलो गाइस, आदित्य अभिषेक पांडे। टीचर्स टॉक इंडिया का ये फर्स्ट ऑफलाइन एपिसोड है जिसमें हम टीचर्स के साथ, स्कूल के प्रिंसिपल के साथ और कोशिश करेंगे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके साथ डिस्कशन करें एजुकेशन को लेके। सो गाइस, जनरली ये जो हमारा सेशन है, ये जो पॉडकास्ट है, इसमें जो मैक्सिमम डिस्कशन होगा वो एजुकेशन पे होगा। क्या क्या एजुकेशन में इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कि आज स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, टीचर हों, किस तरह के एजुकेशनल चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट उनको तो ये फेस करना ही है, लेकिन आगे किस चैलेंज से वो बढ़ रहे हैं इसका सोल्यूशन हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफलाइन है, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉक शो, ये जो पॉडकास्ट है जो मैंने शुरू किया है, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जनरली ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये मेरा अंदर से बहुत सालों से ये मेरा मन था कि मैं टीचर्स के साथ इस तरह का डिस्कशन शुरू करूं। सो आज जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मानसी मैम, जो है पोदार स्कूल मानेजा की वाइस प्रिंसिपल, और आज हम उनके साथ जो है डिस्कशन शुरू करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जनरली जो मैं प्रिपेयर किया हूँ स्पेशली मैम के लिए, जो आज वो कोशिश करेंगे कि बहुत बेहतर तरीके से आंसर दें। और प्लीज़ आप लोग सीखने की कोशिश करिएगा और मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर करिए जिससे हम सब एजुकेट हो सकें। हम सब मतलब मैं भी अपना नाम ले रहा हूँ, बिकॉज आज कुछ न कुछ इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी सीखूँगा। सो थैंक यू गाइज एंड बीइंग विथ अस, और लेट्स स्टार्ट। सो गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आई, एंड आई होप कि ये जो पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज देगा और स्पेशली जो आपको जानते हैं पर्सनली वो आपसे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे। सो मैम थैंक यू। सो मैम मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि एज अ टीचर आप टीचिंग प्रोफाइल को एज अ कैसे देखती हैं? पहले ऑनेस्टली जी, इट वाज नॉट माय ड्रीम। ओके ओके जी। सो जब मैंने टीचिंग करियर में पहला मेरा कदम रखा, इट वाज इन 1998 व्हेन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। जी। तो ग्रेजुएशन के बाद जब एमएससी की बारी थी मेरी, आई हैव डन माय बीएससी इन मैथमेटिक्स। ओके। और एमएससी के लिए कोर्स शुरू होने में थोड़ा सा देर था। सो टिल देन आई थॉट कि लेट्स डू समथिंग। सो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद अ स्कूल। फिर पता नहीं वो जो मेरा जो कभी ड्रीम रहा ही नहीं है, वो कभी मेरे दिमाग में नहीं था, वो धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। और इंटरेस्ट के बाद डेफिनेटली जब बच्चे मुझसे कनेक्ट होने लगे कि मैम आप मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, सो देन इट वाज टर्न टू माय पैशन। ओके। और अभी ऐसे हो गया है कि आई कैंट सर्वाइव विदाउट माई पैशन। आई कैंट सर्वाइव। 2 दिन मैं छुट्टी पे थी, बट मैंने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस किया है, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस किया है। सो दिस इज़ व्हाट माई पैशन इज़, एंड डेफिनेटली मेरा एक ड्रीम भी है कि जो बच्चे नॉर्मली मेरे फ्री टाइम में, पेंडेमिक के पहले सैटरडे संडेज को आई यूज़ टू गो टू लाल बाग ब्रिज, और वहाँ पे जो मजदूर के जो बच्चे थे, आई यूज़ टू टीच देम। क्या बात है। सो दिस इज़ व्हाट माई ड्रीम और मेरा पैशन है एक तरीके से, कि वो मुझे फुलफिल करना है कि जो बच्चे एजुकेशन से उन्हें कनेक्ट नहीं कर पाए अपने आप को किसी उनकी सिचुएशन की वजह से, सो मुझे उन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ओके, ग्रेट मैम। सो ये बहुत मुझे लग रहा है ऑनेस्ट आंसर था कि आपने किस तरीके से शुरू किया इसको। सो मैम कितने सालों से मैम आप इस प्रोफेशन में हैं? 24 साल हो गए। क्या बात है। ओके, ग्रेट। 1998 से लेके अब तक। जी जी। सो मैम कितने अप्रॉक्स स्टूडेंट्स आपने मतलब ट्रेन किया होगा या इंटरेक्ट किया होगा? वैसे कभी काउंट नहीं किया, बट इन थाउजेंड्स। क्या बात है, क्या बात है। टीचिंग प्रोफेशन का एक प्रॉफिट ये है कि बच्चे आपको लास्ट लॉन्ग उनके दिमाग में एक टीचर की इमेज बनी रहती है। जी जी। अभी भी मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंजीनियर हो गए, जो सीए हो गए, बट टीचर्स डे होता है या कोई भी मीन्स दिवाली है, वो मुझे सबसे पहले विश करते हैं। अभी तो व्हाट्सएप के हिसाब से, अदरवाइज दे यूज्ड टू कॉल मी, बट दैट इज a kind of pleasure that you are getting from this profession. क्या बात। मैम एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा आती है कि जैसे आप हो गए टीचर या कोई भी एक टीचर हो गया, बच्चा जब ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करता है, स्पेशली कुछ बड़ा हासिल करता है ना,
बहुत कम, ऐसे मुझे फिल्मों में ही सिर्फ दिखा है कि वो बहुत फाउंडेशन के टीचर को याद करते हैं। जनरली मैंने किसी भी बच्चे को एक वो 7 से 10th वाला जो टीचर है उनको कभी क्रेडिट देते हुए नहीं देखा है कि इन्होंने हमारी लाइफ को बदला। मैम ऐसा क्या होता है कि 10th तक के बाद बच्चा मेच्योर होता है, 10 से पहले नहीं होता? सर अभी आपने कहा कि टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन। जी। सो मुझे नहीं लगता किसी टीचर की भी एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि बच्चा मुझे बहुत याद रखे। जी, मैंने मेरा काम किया, जी, बच्चा उस लेवल तक पहुंच गया, सो दैट इज़ व्हाट माय अचीवमेंट इज़। जी जी जी। एक टीचर तभी कहलाता है कि जब आपने उसको राइट ट्रैक पे लगा दिया बच्चे को, उसको राइट पाथ पे वो बच्चा चल रहा है, सो दैट इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। फिर कोई याद रहे मीन्स कोई याद रखे ना याद रखे, इससे कोई फर्क बट नहीं वो पड़ता। सोल हमारे पास है कि वो एक गवाही देता है कि नहीं आपने सही काम किया है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो यही तो टीचर से वाइस प्रिंसिपल मैम जब आप बने तो इसमें कितने साल लग गए कि जैसे टीचर टू वाइस प्रिंसिपल? 24 साल हो गए वैसे जी। टोटल करियर को। पहले 11 साल में एज अ टीचर मैंने काम किया जी। है। 12th ईयर से आई हैव स्टार्टेड वर्किंग एज अ हेड मिस्ट्रेस ओके। या HOD कोऑर्डिनेटर, जी। एंड देन धीरे धीरे नाउ आई हैव रीच्ड टू दिस पोजीशन ऑफ वाइस प्रिंसिपल। ओके मैम, सो काफ़ी अच्छा जो है इस समय तक का डिस्कशन है, प्लीज़ आप आगे भी सुनते रहिएगा। सो मैम बिफोर पेंडेमिक एंड आफ्टर पेंडेमिक आपने बच्चों के अंदर क्या चेंज देखा स्पेशली, और क्या आफ्टर पेंडेमिक या पोस्ट पेंडेमिक वाला इफेक्ट आज भी बच्चे महसूस कर रहे हैं? पोस्ट पेंडेमिक जो ऑफलाइन हमारा एजुकेशन सिस्टम था, सो उस वक्त डिसिप्लिन, मैनरिज्म वो सब था जो पोस्ट पेंडेमिक थोड़ा सा मीन्स जो प्री पेंडेमिक था इट वाज देयर। आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस दैट डिसिप्लिन वेंट अवे। मीन्स बच्चों को जो कंटिन्यूअस स्कूल में 6 घंटे 7 घंटे बैठना है वो नहीं बैठ पाते। जी जी। पहले जब पेंडेमिक के बाद जब हमने स्कूल शुरू किया था, सो छोटे बच्चों के लिए तो इट वाज यू नो डिजास्टर लाइक कि 6 घंटे क्लास में एक जगह पे बैठे रहना। दे यूज्ड टू गो फॉर वॉशरूम, फिर बीच में उनको भूख लगती थी क्योंकि घर में वो आदत हो गई है। ऑनलाइन क्लासेस में कैमरा ऑफ किया और अपने काम करते रहे। पेरेंट्स अटेंड करते थे उन बच्चों के क्लासेस, बच्चे कुछ और ही काम करते थे। सो वो इफेक्ट अभी भी कहीं ना कहीं है, और ऑफलाइन में डेफिनेटली उनकी वर्क कंप्लीशन, नोटबुक कंप्लीशन वो एकदम प्रॉपर रहता था। अभी वो सिचुएशन ही नहीं है। मीन्स बच्चों को बताना पड़ता है। टीचर नॉट ओनली फॉर द लोअर ग्रेड स्टूडेंट्स बट द हायर ग्रेड स्टूडेंट्स आर आल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। ओके। सो मैम हम ये भी बोल सकते हैं कि पेंडेमिक के बाद मुझे लग रहा है कि 1-1.5 साल तो मतलब 2 एकेडमिक ईयर अच्छे से चल ही रहा है, अभी तक हालात बहुत अच्छे से नहीं सुधरे हैं, ये सच है? यस। और एक आपको कब तक लग रहा है और कितने साल लगेंगे ये 2 साल का जो नुकसान हुआ है कवर करने में? 2 साल हम कहते हैं 2 साल, बट एजुकेशन में वो बहुत लास्ट लॉन्ग है। जी 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 बहुत लंबा। क्योंकि उनका राइटिंग प्रैक्टिस से छूट गया है। दे यूज्ड टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी का जैसे हम कहते हैं कि फ़ायदे भी और नुकसान भी है। यहाँ पे नुकसान ऐसे हुआ है कि जो भी PPTs या टीचर्स शेयर करते थे ऑनलाइन क्लासेस में, द स्टूडेंट्स यूज्ड टू टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, मतलब उनको लिखना ही नहीं था। लिखने का जो प्रैक्टिस है वो टोटली चला गया है। हाउ टू राइट, व्हाट टू राइट, कौन सी नोटबुक में लिखना है, हैपेजार्ड मैनर में कहीं पे भी लिख दिया। सो वो ट्रैक पे आने के लिए स्टिल इट विल टेक 1 or 2 years मोर। ओके। सो जो लोग भी पोस्ट पेंडेमिक इस समय जो स्टूडेंट्स हैं जो 7 से 10th में थे, गाइज़ आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग साल एक आध और रहने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेंटली प्रिपेयर रहिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आपका नुकसान ना हो, और समय समय पे काउंसलिंग लेते रहिए अगर आपको लग रहा है तो। सो मैम एक सबसे जो हम मेरा मतलब इम्पॉर्टेंट सवाल हर टीचर से रहेगा, बिफोर क्लास एंड आफ्टर क्लास कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में जाने से पहले अंदर से वो मेंटली कभी नहीं, आज मज़ा नहीं आ रहा है, और ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। To be very honest। ठीक है, तो वो स्कूल की वजह से स्ट्रेस होता है या कुछ घर पे मान लीजिए रास्ते में आ रहे हैं किसी से, कभी हम लगता है कि बाइक भी किसी कोई मतलब ओवरटेक करके जा रहा हो तो हम मतलब कुछ लोग ऐसे दिल पे ले लेते हैं कि वो 1 घंटे तक नॉर्मल नहीं होते। तो एज अ टीचर आप मतलब सभी, वैसे तो हर टीचर के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि वो
पूरे दिमाग को ब्लैंक करके क्लास में जाए, ये मैक्सिमम लोग कर पाते होंगे? नहीं कर पाते। नहीं वो कर क्लासरूम में पाते। जाता है वो प्रॉब्लम। वो क्लासरूम में जाता है, जबकि हम टीचर्स को ये सजेस्ट करते हैं कि जी जब भी आप स्कूल के गेट तक आते हो, जी आपके जितनी भी वरीज है, घर का जी प्रॉब्लम है, जी कोई भी इश्यूज है, रास्ते में जो हुआ जी है वो गेट के बाहर रख दीजिए। जी टोटल फ्रेश माइंड से आप अंदर आइए। जी आपका माइंड अगर फ्रेश होगा तो जी। ही आप बच्चों को वो जी। डिलीवर कर पाएंगे जो आपको जी। देना है। जी अदरवाइज वो बैक ऑफ द माइंड आपका चलता रहेगा, जो 100% इफ़ यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स यू विल नॉट एबल टू गिव। जी बट ह्यूमन बींग्स, इट्स ए ह्यूमन नेचर, जी ह्यूमन टेंडेंसी के हिसाब से वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। ग्रेट। सो मैम, क्लासरूम के अंदर बैच कंट्रोल वाला एक मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ जो टीचर्स हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत सारा होता है, लेकिन कभी बैच के कुछ बच्चे जो स्पेशली जो डिस्टर्बेंस माहौल करते हैं उसकी वजह से आधी क्लास का जो पूरा एनर्जी है पढ़ाने का वो डांटने में चला जाता है। सो मैम, बैच कंट्रोलिंग के लिए आपका क्या जनरली आइडिया है कि कैसे हम आखिरी के 4-5 बेंच के बच्चों को शांत करा सकें जिससे पूरी क्लास की जो क्वालिटी है, टीचिंग क्वालिटी इंप्रूव हो? क्योंकि शांत क्लास में मैम अलग पढ़ाई होती है, नॉइज़ में अलग पढ़ाई होती है, और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँगा कि हर क्लास में नॉइज़ नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत होता है, मे बी किसी क्लास में ज़्यादा होता हो, तो इसको कैसे टैकल किया जाए? सबसे पहले तो अगर मैं क्लास में जाती हूँ एंटर करने के बाद, वो जो जितना एरिया होता है वो मेरे अंडर है। Okay. नाउ आई एम द बॉस ऑफ दैट एंटायर एरिया। जी सो वो आपके एटीट्यूड में दिखना चाहिए। Okay. और वो एटीट्यूड में कब दिखेगा? जब टीचर प्रॉपरली प्रिपेयर होके क्लास में जाएगा। ओके अगर मैंने आज का टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है जी। तो डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस लेवल मुझ में नहीं होगा और मैं जी। उस कॉन्फिडेंस से एंटर कर ही नहीं पाऊंगी क्लास जी में। जी जी सो वो जो 40 मिनट्स या 45 मिनट्स मेरा क्लास है, आई एम जी। द बॉस ऑफ दैट एंटायर एरिया। जी सो यू शुड नो हाउ टू कन्वे दैट थिंग टू द स्टूडेंट्स। ओके फर्म इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर, इट शुड नॉट बी रूड। ओके फर्म इंस्ट्रक्शन कि मैं आपको ये टॉपिक आज पढ़ाने वाली हूँ, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, मैं किसी भी बच्चे को कोई भी सवाल पूछ सकती हूँ। सो एट दैट टाइम बच्चों का फोकस वहीं पे रहता है। सेकेंड थिंग, द इंटरेस्ट, जी जो क्यूरियोसिटी है, अगर वो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा होना चाहिए विच विल डेवलप द क्यूरियोसिटी इन देयर माइंड जी कि उन सबका ध्यान आपकी तरफ कि अच्छा ये आज है, मीन्स अब इसमें क्या होगा, जी टीचर क्या पढ़ाएगी। अगर वो क्यूरियोसिटी आपने बच्चों के दिमाग में एक बार डेवलप कर दी, कोई भी बच्चा, मुझे नहीं लगता कितना भी शैतान हो, वो डिस्ट्रैक्ट होगा। ओके जी सो दिस इज द मेन थिंग, एंड इन्वॉल्व ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मैम, लेकिन ऐसा मतलब कई बार होता है कि मतलब बच्चे भी अगर किसी फैकल्टी के साथ, किसी टीचर के साथ बहुत बेहतर इंटरेक्शन है, उसको देख के वो खुश होते हैं, और जिनके साथ थोड़ा नेगेटिव इंटरेक्शन होता है, देखते अरे देखो आज मैम फिर से मतलब अच्छा, ये प्रॉब्लम तब होता है कि जब वो एक्सप्रेशंस कोई टीचर देख लेता है, वो देखने के बावजूद भी क्लास में पीस ऑफ माइंड से करा पा रहा होगा। इसमें किस हद तक आपको लग रहा है कि मतलब चैलेंजेस होते हैं? होता है कभी कभी कि टीचर्स एक जी। बार वो देख लिया कि बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो टीचर जी। भी थोड़े डिस्टर्ब हो जाते जी हैं। जी बट वो एक छोटा सा फेज होना चाहिए। जी टीचर बने ही इसलिए है कि वी हैव टू टैकल विद द माइंड्स ऑफ द अदर स्टूडेंट्स और द पीपल। सो बच्चों को, टीचर को एक बच्चे का माइंड रीड करना आना चाहिए कि एग्जैक्टली अभी बच्चा कौन सी फेज में है, जी और उसको वापस उसको ओवरकम करके हमारी तरह हम उसको किस तरह से डाइवर्ट कर सकते जी हैं। मैम, तो वो एक सिर्फ टीचर ही कर सकता है। सॉरी यहाँ पे इंटरप्ट करूँगा, जो हमारा एजुकेशन ट्रेनिंग है जिसमें हम टीचर जाते हैं बीएड वेड, उसमें इस तरह की कोई भी ट्रेनिंग नहीं होती। तो बिना इस ट्रेनिंग के लोग क्लासरूम में जा रहे हैं, तो आप ये बोलना चाहती हैं कि उनको कुछ काउंसलिंग सेशन या बेहतर कुछ एक्स्ट्रा सेशंस लेके ही टीचिंग शुरू करनी चाहिए? अगर वो पैशन है तो जी। किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी 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 बट बाय फोर्स कि चलो टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है, सुबह जाओ, दोपहर को हम घर आ जाएंगे, सोशल लाइफ भी मेरी सेटल रहेगी, घर का भी मैं अच्छे से काम कर पाऊंगी, रिलेटिव्स के पास सब कुछ मीन्स प्रॉपरली हो जाएगा, इसलिए मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। सो वो उनको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, फिर उन्होंने बीएड किया हुआ हो या लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग करवाओ या कोई भी ट्रेनिंग करवाओ,
जो दिल से नहीं आएगा वो आप कितना भी सिखा दो वो नहीं आएगा। तो ये चैलेंज इसका मतलब सालों तक बना रहने वाला है, फिर तो ख़त्म नहीं होगा ये कभी। सो मैम, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टीचर और गुरु वाला डिफरेंस मैं हर इंटरव्यू में बोलता ही हूँ। मतलब बहुत कम ऐसे टीचर्स हो पाते हैं जो टीचर से गुरु वाला जर्नी पार कर पाते हैं। और मैम वैसे हम 1000 टीचर का अगर बेस्ट एग्जांपल लें तो 1000 में कितने लोग टीचर से गुरु वाला फेज पार कर पाते हैं? गुरु कौन पर? 10%। मुझे ये नंबर आपने मुझे लगा शायद ज़्यादा बोल दिया, थोड़ा और इवैल्यूएट करेंगे बीइंग अ मैथमेटिशियन तो शायद ये कम होगा, कम हो सकता है, बट ओवरऑल 10% हम रख सकते हैं। हाँ, कि वो गुरु हो सकता है। जी जी जी। सो मैम, हम अपने नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मैम, कभी भी जब पेरेंट्स कंप्लेन लेके आते हैं आपके पास या टीचर के पास, तो अब कंप्लेन एक दो तरह की आजकल कंप्लेन हो गई। एक सॉफ्ट की भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है, और कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं पेरेंट्स भी। तो इसको हम डील कैसे करते हैं, और पेरेंट्स को क्या इसमें कुछ समझने की ज़रूरत है क्या? जब भी आपके पास कोई कंप्लेन लेके आता है जी, इफ़ इट इज़ अ सॉफ्ट काइंड ऑफ, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है जी, उसमें, जी। बट पेरेंट्स भी समझ जाते हैं, वो एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से करते हैं। जी, इवन वी कैन ऑल्सो नरेट द सेम थिंग। जी, बट जब बहुत अग्रेशन में पेरेंट्स आते हैं जी। तो सबसे पहले, जी, अभी मैं एडमिन में हूँ तो जी। डेफिनेटली जी। कंप्लेंट्स आती है मेरे जी, पास। जी। ऑलवेज गिव अ गुड ईयर, ओके। बी अ गुड लिसनर। जब वो मन की भड़ास निकल जाती है ना, वो पेरेंट भी उतना ही ठंडा हो जाता है। ओके, काउंटर नहीं करने का उस समय, नहीं, पहले एक उस बार वक्त सुन लेना आप, चाहिए। अच्छा क्या प्रॉब्लम है आप जी। बताइए। जब हम उनकी प्रॉब्लम अच्छे से समझ लेते हैं ना, या अच्छे से सुन लेते हैं, आधा प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके बाद जब आप बोलोगे ना तो वो सुनने के मूड में भी रहते हैं। सो सबसे पहले बी अ गुड लिसनर एंड गिव अ गुड ईयर। जी, जी। दैट इज द फंडा। उसके बाद उनको शायद कहीं ना कहीं वो टेकल आउट हो जाते उसके हैं। बाद अगर मैं उनकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ, सुन रही हूँ, मैं उनको एक्सेप्ट कर रही हूँ 50% कि अच्छा ओके, पर शायद ये कॉइन के हमेशा देर आर टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अच्छा आपको ये पता चला है, बट एक्चुअल रीजन ये भी हो सकता है। जी, जी, बिल्कुल। तब वो सुनने के मूड में रहते हैं जी। कि देन वो कन्विंस भी हो जाते हैं कि अच्छा शायद से हुआ होगा, मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आई होगी। सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन। मैम, कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चे और पेरेंट के बीच में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो कभी बच्चा जो मिसकम्युनिकेट करता है, बहुत सारे पेरेंट्स को क्रॉस चेक नहीं करते, बिकॉज ही हैज़ टू ट्रस्ट कि मेरा बच्चा जो बोल रहा है सही है। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम यहीं पे शुरू हो जाती है कि आपने मिसकम्युनिकेट किया, आपने इन्फॉर्मेशन ढंग से नहीं सुना और आप पहुंच गए टीचर के पास कुछ कंप्लेन करने। वैसे मैम एक जो सवाल है काफ़ी ऑकवर्ड है, बीइंग अ टीचर या बीइंग दैट पोजीशन मैम जिस पे आप हैं, कभी आपकी कंप्लेन लेके कोई आपके पास आया हो कि मैम मतलब अपने गड़बड़ हाँ। ओके किस टाइप का था? कोई इंसिडेंट शेयर करिए, नाम मत बताइएगा बस। एक्चुअली मुझे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके। मीन्स जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो मस्ती भी होती है जी, पढ़ाई भी होती है जी, बट जब डिसिप्लिन की बात होती है मैं जी। थोड़ा भी टॉलरेट नहीं करती हूँ। मीन्स Okay. इफ यू हैव टू वॉक इन अ कॉरिडोर यू हैव टू वॉक इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। ओके, ओके। टीचर खड़े हैं, यू हैव टू विश देम। जी, सो ये जी। मेरे बेसिक, जी, भले फिर वो ग्रेड 1 के बच्चे हो या ग्रेड 7 के या जी, ग्रेड 10 के, जी, जी। ये रूल सबके लिए सेम रहता Okay. है। कोई ऐसे ही लॉइटर कर रहा है तो वो मुझसे नहीं देखा जाता, मैं तुरंत, मेरा सिर्फ देखना काफ़ी है। जी, ओके। मैं देखती हूँ बच्चे अपने आप चलने लगते हैं। मतलब वो खौफ थोड़ा सा है, so- डिसिप्लिन वाला खौफ। जी, लास्ट ईयर ऐसे एक हुआ था कि एक लड़की थी 3rd स्टैंडर्ड में, जी। उसकी मम्मी कुछ फीस पे करने के लिए या किसके लिए आई थी, आई जी। वॉज देयर ओनली। जी, सो रिसेप्शन काउंटर पे शी वॉज देयर और मेरा आना एक ही जी। टाइम पे हुआ और बोलते मेरी बेटी मानसी मैम से बहुत डरती है। पता है मानसी मैम आपको? एंड आई वॉज लाइक अच्छा प्यार करने के लिए आप हो ना, तो घर इस स्कूल में डांटने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जी, तो जी। वो रोल मैं कर रही हूँ, जी। आप प्यार करने का रोल करिए। जी, जी। उसके बाद कभी कंप्लेन नहीं आई मेरे पास। अच्छा, उनको पता था कि आप मानसी मैम हैं? हाँ। ओके। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको अननोन समझ के कि नहीं नहीं मुझे मानसी मैम की कंप्लेन करनी है? ऐसा नहीं हुआ कभी? चलिए मैम, ग्रेट। सो एक्चुअली मैम मैं जनरली ये कंप्लेन मेरे लिए भी थोड़ी सी रहती है कि सर बहुत स्ट्रिक्ट है और ये बहुत बिहाइंड द सीन चलता है। और एक मैम मुझे लगता है टीचर का रूड इमेज या फ्रेंडली इमेज, पता नहीं, मैं इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। एज अ बिजनेस पार्ट अगर देखें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो फ्रेंडली नेचर ज़्यादा अच्छा काम करता है। मैम रूड नेचर से सिर्फ नुकसान ही होता है एज अ इंडिविजुअली, तो आप इस नेचर को लॉन्ग टर्म पे कैसा देखती हैं कि जो हूँ मैं हूँ, ये मेरा एथिक्स है, ये मेरा नेचर है, मुझे डिसिप्लिन पसंद है तो है, इसके लिए मैं कोई भी कीमत या जो भी होगा, तो इस नेचर को मैम आप लॉन्ग टर्म पे क्यों देखते हैं, क्योंकि ये बहुत हाईली सक्सेसफुल जोन नहीं क्रिएट करता है ये नेचर? If you want to continue with your nature means जी। whatever the ethics, the values, जी, discipline, जी, ये जो मेरा नेचर जी। है, अगर वो मैं बहुत पॉजिटिव वे में बच्चों को कन्वे करती हूँ, जी, जैसे मैंने कहा कि द टीचर शुड नॉट बी रूड ओके बट ही और शी शुड बी फर्म, ओके, सो देर इज़ अ वेरी माइन्यूट लाइन रूडनेस एंड फर्मनेस में। ये मेरे हर एक क्लास के बच्चों को पता है जी, कि अगर मैम क्लास लेते हैं तो उसमें हम मस्ती भी कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली बिहेव करते हैं मैम हमें पी के लिए भी भेजेंगे। सो बट आपको ये कन्वे करना आना चाहिए कि सी ये रूल्स है, ये डिसिप्लिन है, आगे जाके आपको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, इवन आई एम गिविंग माई एग्जाम्पल कि जब मैं छोटी थी जी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे किस तरह से, मेरा अपब्रिंगिंग कैसा था, किस तरह से मेरा ग्रोथ हुआ है, तो हमेशा पैम्परिंग से नहीं हुआ है। सो जहाँ पे पैम्परिंग की ज़रूरत है अल्टीमेटली वहाँ पे आपको डिसिप्लिन की भी ज़रूरत है। डिसिप्लिन आपको लॉन्ग टर्म पे लेके जाएगा। जी, जी। सो सेल्फ डिसिप्लिन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा एग्जैक्टली, क्योंकि उनका सॉफ्ट नेचर कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चों आजकल को पेंडेमिक के बाद आप देखेंगे तो पैम्परिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पेरेंट्स की। जी, इवन जो जैसे आपने कहा मिसकम्युनिकेशन, जी। पेरेंट्स आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि अच्छा मेरा बेटा सही ही बोल रहा जी, है। जी, जी, ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए भी हैं, जी, क्या बात, पेरेंट्स आए भी हैं कि मैम मेरे बच्चे ने लेटेस्ट अभी इट वाज हमारा इन्वेस्ट टीचर सेरेमनी था ओके, और सिर्फ 30 मिनट्स के लिए द स्टूडेंट्स वर आउट और इट वाज 4th पीरियड। ओके, अभी बच्चे ने घर पे कन्वे कर दिया कि 4 पीरियड तक हमें बच्चों टीचर ने खड़ा किया था ना, 4th पीरियड नहीं 4 पीरियड तक। अच्छा, ओके, सो दिस इज व्हाट द गैप। फर्स्ट टू 4 या सिर्फ 4th, इसमें मिसकम्युनिकेट हो गया एग्जैक्टली। और मुझे लगता है कि मैम कभी वो मैं बहुत कम ऐसे पेरेंट्स को देखा होगा कि जो सवाल पूछ रहे होंगे कि मैम सच में 4 पीरियड था या सिर्फ 1 पीरियड था। 1 पीरियड था। जनरली लोग एग्रेसिव होकर ही सवाल पूछते हैं कि नहीं आई हैव दैट मींस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी तुरंत आना शुरू हो गए। अच्छा, ओके, कि बच्चों को पानी नहीं पीने दिया, नाश्ता नहीं करने दिया, 4 पीरियड तक बच्चे बाहर थे। सो आई सेड काइंडली मींस कंफर्म द ड्यूरेशन फर्स्ट। जी, जी। सो मैम मुझे लगता है कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से ऐसे भी हर जगह समस्या है, ये तो नॉर्मल सी वाली बात होगी। खैर मैम, एक बीइंग मतलब एजुकेशनिस्ट मैम, क्योंकि आप लंबे समय से रियल स्कूलिंग में रही हैं। अब रियल स्कूल क्या होता है, बड़ा सा ग्राउंड हो, बहुत सारे क्लासरूम हो, हर तरह की एक्टिविटी हो रही हो, बच्चा फ्रीली अपने प्रैक्टिकल्स कर रहा हो और एक अच्छे ग्रुप के साथ आगे बढ़ रहा हो। अभी नाउअडेज़ पिछले कुछ सालों में कॉन्सेप्ट स्कूलिंग का जो ट्रेंड है बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये कॉन्सेप्ट स्कूलिंग जो है, क्योंकि इनका जो मतलब डिफेंडिव आंसर होता है यही होता है कि भाई स्कूल में बहुत ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तुम ट्यूशन में भी शायद ठीक ठाक नहीं कर रहे हो, तो एक ही जगह आ जाओ, हम सब कर लेंगे। ये एक बेसिक फिनोमिनल आंसर रहता है। मैं इसको बहुत अच्छे से बोल सकता था, लेकिन मुझे लगेगा कि शायद बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको बहुत जेंटलमैन तरीके से जाते हैं। सो मैम, कॉन्सेप्ट स्कूलिंग को बट ऑब्वियस है कि एज ए स्कूल में हैं आप, तो डेफिनेटली सपोर्ट नहीं करती होंगी। क्या ये बच्चों को हार्म कर रहा है या उनके कैरियर को? हाँ, क्योंकि स्कूल्स क्यों बने हैं फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ओवरऑल डेवलपमेंट में आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ आ गए, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, पोम रेसिटेशन, इलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, वो हर ग्रेड के लिए होते हैं, अब उनके एज लेवल के हिसाब से। कंसेप्ट स्कूल्स आप देखने जाएंगे तो दे आर ओनली फोकसिंग ऑन मार्क्स, जी, नॉट ऑन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, जिसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। जी, जी। इट इज़ वन काइंड ऑफ रैट रेस। मैम, कितना अच्छा शब्द है होलिस्टिक। इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि अलग से स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा। खैर मैम, प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी। जी। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ रैट रेस। जी। परसेंटेज आने चाहिए, उसके बेसिस पे ही मुझे एडमिशन मिलने वाला है, बट व्हाट अबाउट दैट चाइल्ड? उसका जो क्यूरियोसिटी है,
एजुकेशन को देखने का एक नज़रिया है वो पूरा चला जा रहा है। सुबह बच्चा वहाँ पे कंसेप्ट स्कूल में जाता है, शाम को वहाँ से बाहर निकलता है। आपको क्या लगता है एक बच्चे का, हमारे दिमाग में उतना सारा हम स्टोर नहीं कर सकते एक दिन में। बच्चों को हम फीड करते जा रहे हैं सिर्फ पढ़ाई, कोई और एक्टिविटी ही नहीं है। और घर पे जाके भी भर के होमवर्क है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो पेरेंट का अलग से प्रेशर है, बिकॉज दे आर पेइंग lakhs of rupees फीस इन कंसेप्ट स्कूल्स। बहुत कॉस्टली है मैम, जहाँ तक सुनने में आया। एग्जैक्टली स्कूल की फीस पे करने में पेरेंट्स को दिक्कत हो रही है, जो थाउजेंड्स में है, बट lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs वो ऐसे ही दे रहे हैं। मैम कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं। एग्जैक्टली, एक्स्ट्रा बर्डन वी आर गिविंग टू द स्टूडेंट्स। अभी मैंने एक ये सीरीज देखी थी, कोटा फैक्ट्री जी। व्हाट इज दैट? दैट इज एग्जैक्टली रनिंग बिहाइंड दी मार्क्स जी, मार्क्स के पीछे भागो जी। और मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि आप 78% 80% लेके आओ जी, बट अदर डेवलपमेंट्स भी आपके इतने प्रॉपर है जी, तो डेफिनेटली मुझे लगता है अगर आप किसी भी कंपनीज में, अच्छी MNCs में अगर इंटरव्यू फेस कर रहे हो जी, तो जो सिर्फ बुकिश नॉलेज जिसके पास है उसकी कंपैरिजन में जिसके पास बुकिश नॉलेज भी है, अदर देन दैट पर्सन इज एक्सीड इन अदर एक्टिविटीज ऑल्सो, मुझे लगता है उसका स्कोप ज़्यादा रहेगा। मैम बहुत सारी कंपनी के बड़े CEO ने तो ये बोला भी है कि हम इंटरव्यू जब लेते हैं तो बैक बेंचर्स को ही सेलेक्ट करते हैं, बिकॉज वो हाईली इम्प्रूवमेंट वाले जोन में होते हैं, उनको जल्दी सिखाया जा सकता है कोई चीज़। सो मैम ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये मुझे लगता है कॉन्सेप्ट स्कूलिंग और पेरेंट के बीच का जो एक टेक्निकल मैनिपुलेशन जैसा है वो है। बच्चा तो 11th में बहुत कम जिद्दी होता है कि वो ये बोल दे कि मुझे यहीं जाना है। मुझे लग रहा है प्रॉब्लम पेरेंट से शुरू हो रही है और कि वो नहीं समझ रहा जी। कंपैरिजन आजकल बहुत बढ़ गई है। मीन्स मेरे पड़ोसी का बच्चा अगर यहाँ पे जा रहा है, उसको इतने % मार्क्स आ रहे हैं, तो वाई नॉट माइन, मेरा क्यों नहीं? हम भी तो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, एक ही तो बच्चा है, बट आप अफोर्ड कर सकते हो, वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है। एग्जैक्टली ये समझने वाली बात। हमें जो देखना है वो बच्चे के नॉलेज के हिसाब से, बच्चे के डेवलपमेंट के हिसाब से देखना है, उसकी मेंटल एबिलिटी के हिसाब से देखना है, ना कि कंपैरिजन कि उसका बच्चा कर पा रहा है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारी 5 उंगलियां सेम नहीं है जी, बट हर एक का इम्पोर्टेंस अलग है जी। अगर सारे बच्चे मेडिकल में जाएंगे तो हु विल डू द अदर थिंग्स? देयर आर, और एजुकेशन सिस्टम अभी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है। पहले था कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, दैट्स इट। उसके बाद अगर कम मार्क्स आए तो आप कॉमर्स में जा रहे हो, उसके बाद कम है तो आप आर्ट्स में जा रहे हो। अभी आप देखो साइकोलॉजी में भी बहुत स्कोप है जी, बहुत एक्चुअली अभी उसी में स्कोप है जी, जो चैलेंजेस आएंगे पेंडेमिक अब देखने जाए तो, क्योंकि ओवरबर्डन है सारे, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वी आर गिविंग द सेम थिंग, वी आर सेंडिंग द स्टूडेंट्स टू द कंसेप्ट स्कूल्स, we are giving that only, we are feeding that only to our children, that we can say that ki concept school is killing real schooling. Exactly. And you can say the innovation, the creativity of the children also, because हम पढ़ाई में ही उनको फोकस करवा रहे हैं, बाहर का जो अदर नॉलेज है या दूसरी क्रिएटिविटी, इनोवेशंस है, वी आर नॉट इन्वॉल्विंग दो स्टूडेंट्स इन दैट इनोवेशंस। सो मैम यहाँ पे तो मुझे लगता है पेरेंट्स मैनिपुलेट हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जब किसी पेरेंट और एक इंसान, जैसे कि एज अ मेल पर्सन, अगर वो पेरेंट है मैम, तो वो बहुत ही लाचार महसूस करते हैं, बहुत मैनिपुलेटेड। जैसे कि एक कॉल जाता है मान लीजिए क्रेडिट कार्ड वालों से, वो जैसे ही कॉलर बोलते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड से, वो तुरंत फ़ोन काट देते हैं। जब वही पर्सन एज ए पेरेंट बनता है कि हम इस इंस्टीट्यूट से बोल रहे हैं, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि हमने समझा है, उस समय पेरेंट का जो पूरा सेंस होता है मैम, मतलब पता नहीं क्या हो जाता है उनको कि वो पूरा ब्लैंक सोचने लगते हैं, नहीं हम इनके पास चले जाते हैं। ऐसा उस जोन में क्या होता है मैम, बीइंग अ पर्सन टू पेरेंट, मतलब वो मुझे लगता है पेरेंट्स बहुत ज़्यादा फोकस फ्यूचर पे कर रहे हैं, ना कि प्रेजेंट में। जी। जहाँ पे बच्चे को जिस लेवल में होना चाहिए, पेरेंट्स आर थिंकिंग बियॉन्ड दैट लेवल कि आगे जाके इसका फ्यूचर ये होना चाहिए, आगे जाके। एंड नाउअडेज अभी हर जगह पे वो मार्केटिंग ही हो गया है। एजुकेशन फील्ड भी अभी मार्केटिंग में ही, जो ये कंसेप्ट स्कूल्स है, व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गिविंग एन नंबर ऑफ डिस्काउंट फैसिलिटीज। ये जो डिस्काउंट वाला ये कंसेप्ट है मैम, दे हैव अ यूनिक कॉल सेंटर्स एंड मल्टीपल टेलीकॉलर्स आर कॉलिंग बैक टू बैक।
बहुत सारे पेरेंट्स तो हैरेस हो जाते हैं कि मतलब ये क्या चल रहा है, कोई सेल चल रहा है क्या? बट सी पेरेंट्स उनकी खुद की भी तो एक एबिलिटी है ना थिंकिंग जी 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 जी, उनको समझना चाहिए। एग्जैक्टली, तो दे आर नॉट थिंकिंग ऑन दैट। अच्छा स्कॉलरशिप मिल रही है, अच्छा ये मिल रहा है, अच्छा वो। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में किसी फैकल्टी का क्लास वहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया हो कि दैट फैकल्टी इज़ 100% परफेक्ट, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं? नहीं, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं कि जो कंसेप्ट स्कूल में पढ़ रहे हैं पर लास्ट मोमेंट पे क्रैश कोर्स 3 मंथ्स का क्रैश कोर्स के लिए दे आर कमिंग टू स्कूल। ओके, क्योंकि नहीं कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि आप कंसेप्ट स्कूल में देखिए 70 to 80 स्टूडेंट का बैच रहता है। पेरेंट्स आर नॉट कंपेयरिंग दैट थिंग, सिर्फ नाम देख के दे आर एनरोलिंग कि अच्छा पूरे इंडिया में ब्रांचेस है, लेट्स गो। जी 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 जी, स्कॉलरशिप मिल रही है, लेट्स गो। सो मैम, जनरली एज अ पेरेंट मैं भी ये चीज़ ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट की जो मैम जर्नी है ना, वो बहुत लंबे समय तक रहती है। बहुत सारे पेरेंट्स एक कॉमन डायलॉग मारते हैं कि जब तक जीवन है तब तक सीखते रहना चाहिए, लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि हम आपको कुछ चीज़ें सिखाएंगे जो आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। मतलब ये लाइन कहाँ चली जाती है, वो पूरी ज़िंदगी सीखने वाला? वो सीखने वाला मीन्स उससे अगर कोई फ़ायदा होने वाला तो सीखो, उसके बाद ये हो जाता है आगे नहीं का। तो फ़ायदा तो मैम यही है ना कि आप अपने बच्चे का और टेक्निकल भला कर पाएंगे। नहीं, पर वो उनकी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। अगर मैं कुछ अलग से करियर कर रही हूँ, मेरा सपोज मैं मेडिकल में जा रही हूँ, मुझे ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बनना है या मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, अगर मुझे सोल्डरिंग सीखना है तो क्यों सीखना है? उसमें तो आपको बहुत सारे, आप पैसे दोगे आपके पास और आ जाएंगे। जी 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 जी, समझ गया। तो आप काम करवाओ ना, वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट रादर देन आप आपके फील्ड का कुछ पढ़ो जिससे आपको बेनिफिशियल हो, मीन्स वो आपको बेनिफिशियल होगा। जी जी। सो पेरेंट्स का वही रोल है आजकल की पढ़ाई। एग्ज़ाम जैसे ही सर पे शुरू हो जाता है, एग्ज़ाम के डेट्स डिक्लेयर होने शुरू हो जाते हैं, दे आर एंटायरली वो खुद स्ट्रेस में रहते हैं, दे आर गिविंग द सेम स्ट्रेस टू द स्टूडेंट्स आल्सो। जी, तो इन शॉर्ट मैम, मुझे भी पर्सनली लगता है कि पेरेंट्स स्पेशली जो 7th से 10th स्टैंडर्ड के जो एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं ना, उनको साल में कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो आज वो हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन टेक्निकल हैंडल उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे वो मेरे पास भी कई बार प्रॉब्लम लेके आते थे, बच्चा फ़ोन बहुत यूज़ कर रहा है, क्या करें। मैंने एक दिन उल्टा सवाल पूछ लिया, आप कितने घंटे यूज़ करते हैं? बुरा लगा उनको, मैंने बोला आप कम कर दीजिए, शायद उसका डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं, बेटा मैंने भी कम कर दिया देखो, तो तुम भी कम करो। खैर मैम, अब इसका थोड़ा सा अब हमारा आखिरी समय चल रहा है। मैम जनरली स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? मेरा एक ही मीन्स एडवाइस तो नहीं बोल सकती, बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है जी कि पढ़िए जी। Study is very important for your future. But along with studies, there are n number of other things in which you can involve yourself. बहुत सारी हमारी छोटी जगह से भी सीखने की चीज़ है। मैं मेरे बच्चों को हमेशा बोलती हूँ कि ऑब्जर्व द पीपल। आपको ह्यूमर वहाँ से मिल जाएगा, आपको बहुत सारा सीखना उनसे मिल जाएगा। एक कॉबलर जो जूते बनाता है, आप जस्ट उसको देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि ये स्किल भी डेवलप होना ज़रूरी है। वो भी सीखने जैसा है। एक सिंपल हार बनाने जिसमें सुई धागा यूज़ नहीं करते, सुई यूज़ होती नहीं है, सिर्फ धागे से वो फूल मीन्स माला बनाते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्किल। सो बहुत सारी चीज़ें सीखने की जैसी हमारे आसपास ही है वो चीज़ें। सो अदर दैन स्टडीज़, जो रेगुलर स्टडीज़ है उससे हटके थोड़ा सा आप सीखिए, तो बहुत सारा एनहांसमेंट खुद में होगा। ग्रेट। और मैम, अब क्योंकि स्टूडेंट के साथ मैं हमेशा पेरेंट की बात कर रहा हूँ, सो कुछ आखिरी मैसेज इम्पॉर्टेंट जो पेरेंट्स ध्यान रखें? पेरेंट्स के लिए एक ही है कि लेट देम लीव देयर लाइफ। मैम ये बहुत बड़ा लाइन है, ये इससे नुकसान भी होता है। नहीं, बट मेरा ये मानना है कि हम बच्चों को बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, बट दे आर ऑल्सो हैविंग देयर ओन फीलिंग्स। जी। सो उनको एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए जी। और अगर वो एक्सप्रेस करते हैं तो उसको पॉजिटिवली लीजिए जी। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो नेगेटिव है तो डांटना इज़ नॉट अ सोल्यूशन, या आपको समझ में नहीं आता ये बोलना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। एक्सप्लेन उसको, उनको एक्सप्लेन करिए ताकि वो कहीं और जाके वो चीज़ें गलत तरीके से एक्सप्लेन होके आपके पास ना आए। समझ गए।
समझ गया। सो ग्रेट। सो थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना बड़ा जो कंट्रीब्यूशन दिया। स्पेशली आज का जो डिस्कशन था वो एजुकेशन सिस्टम पे था, और हमारे साथ थी मानसी मैम। फिर से इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, पोदार स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं, और मैम ने 1000 ऑफ स्टूडेंट, इस समय नंबर्स नहीं हमारे पास, इतने सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने ट्रेन किया। लेकिन सबसे अच्छी बात इस पूरे वीडियो की ये रही, इन्होंने उसका क्रेडिट लेने से मना कर दिया कि इतने सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है। आई डोंट नो, ज़िंदगी में जहाँ भी होंगे खुश होंगे और तरक्की कर रहे होंगे, बट आई डोंट वांट सच काइंड ऑफ क्रेडिट। सो अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विथ अस। और ये टीचर्स टॉक शो पॉडकास्ट उम्मीद है कि बहुत सक्सेसफुल होगा और इसको बहुत सारे लोग देखेंगे और सीखेंगे भी। सो प्लीज़ आप हमारा वीडियो अच्छे से देखिए, और प्लीज़ स्क्रॉल मत करिएगा, धीरे धीरे देखिए, समझिए चीज़ों को, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।